हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। तो आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। और जो आपका चैप्टर नंबर 2 है दैट इज़ बेस्ड ऑन द स्टोन एज। पिक्चर में आप लोग देख सकते हो, आपको क्या दिख रहा है, बहुत सारे पत्थर दिखेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ ब्लंट हैं जैसे कि ये, कुछ बड़े साइज़ के हैं, ठीक है ये वाले, फिर कुछ पतले से भी हैं, ठीक है, कुछ छोटे हैं। तो डिफरेंट टाइप के स्टोन्स आप पिक्चर में देख सकते हो। तो इसी की वजह से पड़ता है इस पूरे काल का नाम दैट इज़ स्टोन एज। इससे पहले हमने डिवीजन कर ली थी हिस्ट्री की और सोर्सेज देखे थे कि क्या क्या ऐसे सोर्सेज हैं हमारे पास जिसकी हेल्प से हम हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, और जो आपकी वीडियोज़ हैं वो एक दिन छोड़ के आ रही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना। आज है वेडनेसडे और वेडनेसडे की वीडियो ये है दैट इज़ स्टोन एज, ठीक है। दैट इज़ गोइंग टू बी योर चैप्टर नंबर 2। अगेन आई एम टेलिंग यू कि मैं बहुत सारी चीज़ें लिखूंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, वहाँ से आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार वीडियो को सुन लो उसके बाद उसको ही रीड कर लेना। अगर मैं वैसे ओवरऑल बोलूँ आपको, तो अगर हम देखें एंशियंट हिस्ट्री की बात करें, अगर एंशियंट हिस्ट्री की मैं बात करूं तो हमें क्या होगा कि हम देखेंगे सबसे पहले आएगी स्टोन एज। स्टोन एज के बाद आएगा आईवीसी, ठीक है। इसके बीच में ही एक और पीरियड मान लेते हैं दैट इज़ द चालकोलिथिक एज। उसके कुछ फीचर्स आपके स्टोन एज में रिजेंबल करेंगे, कुछ फीचर्स आईवीसी में रिजेंबल करेंगे। तो ये ट्रांजिशन वाला एरिया आप मान सकते हो। आईवीसी के बाद थर्ड आती है आपकी दैट इज़, अरे जस्ट अ सेकंड, वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के बाद आपके आएंगे महाजनपद्स। इसमें इसके बाद आएगा राइज ऑफ मगध। ये एक साथ ही पढ़ते हैं हम सारा। 3 डायनेस्टीज़ यहाँ पे देखते हैं, हर्यंका, शिशुनाग और नंदास। फिर जैसे ही ये राइज ऑफ मगध ख़त्म होगा आप देखोगे मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के कंप्लीशन पे आप देखोगे पोस्ट मॉर्यंस, पोस्ट मॉर्यंस, ठीक है। पोस्ट मॉर्यन में भी दो तरह के, वन इज़ गोइंग टू बी फॉरेन और दूसरे जो होंगे दैट इज़ इंडिजिनस। फिर इसके बाद आएंगे आपके गुप्तास, फिर देखेंगे पोस्ट गुप्तास, और फिर जो साउथ इंडिया में हिस्ट्री चल रही थी वो भी सारी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल स्टार्ट करेंगे विद द स्टोन एज। स्टोन एज में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि आपको पता होना चाहिए वो है ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखो, इयॉन, ईरा, पीरियड, इपॉक, इसमें से आपको क्वेश्चन तब बनेगा, इसको बोल देंगे अरेंज करने को कि इयॉन सबसे बड़ा होता है कि ईरा सबसे बड़ा होता है या पीरियड या फिर इपॉक। तो ध्यान रखना जो इयॉन होती है दैट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट कौन होती है? इयॉन। फिर एरा आती है, फिर पीरियड आता है, फिर इपॉक। इपॉक को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है? एक्चुअली हुआ क्या था कि आपके ह्यूमन बींग्स का इमर्जेंस जो होता है, जैसे आप पढ़ते हो ना ऑस्ट्रेलोपिथिकस और फिर होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, बड़े सारे ह्यूमन बींग आप पढ़ते हो, तो वो सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे आते हैं। तो ह्यूमन बींग कौन से एरा में आते हैं? तो सीनोजोइक एरा। ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट यस पीरियड इसका याद रख लेना दैट इज़ द क्वाटनरी पीरियड। और इसमें आप दो इपॉक देखोगे, वन इज़ द प्लिस्टोसीन एंड सेकेंड इज़ होलोसीन, ठीक है। जो प्लिस्टोसीन वाला टाइम पीरियड है ये सारा आइस एज का है। आपने वो सीरीज़ भी देखी होंगी, आइस एजेस की बहुत सारी सीरीज़ आई थी। तो जो प्लिस्टोसीन है दैट इज़ द आइस एज पीरियड, जो सारी धरती थी वो कवर्ड थी विद द आइस। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज़ होने लगता है, और इंक्रीज़ होते होते वहाँ पे क्या आ जाता है, बहुत सारा फ्लोरा एंड बहुत सारा फौना। फ्लोरा मतलब प्लांट, फ्लोरा को याद रख लेना फ्लावर से, ठीक है। तो प्लांट्स जितने भी हैं वो सारे फ्लोरा बोल देते हैं, और जो फौना हैं दीज आर द एनिमल्स। तो हमें सिर्फ दो इपॉक याद रखने हैं इस स्टोन एज के लिए, दैट इज़ द प्लिस्टोसीन एंड सेकेंड वन इज़ द होलोसीन। तो प्लिस्टोसीन जो है आपका आइस एज, और होलोसीन जो है आपका, इसमें प्रॉपर प्लांट्स आप देखते हो, एनिमल्स यहाँ पे इमर्ज कर जाते हैं,
और ऑल्दो ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बींग्स होलोसीन में ही आएंगे, यस सबसे ज़्यादा जो मॉडिफाइड ह्यूमन बींग्स होंगे वो कहाँ पे आएंगे, होलोसीन में, बट ऑस्ट्रेलोपिथिकस वगैरह जो थे वो सारे प्लेस्टोसीन में भी आ गए थे, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं विद द स्टोन एज। अगर स्टोन एज की बात करूँ मैं, तो हमने देखी थी क्लासिफिकेशन। जब हमने क्लासिफिकेशन देखी थी तो हमने हिस्ट्री को क्या किया था, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। और जब 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, पहली जो थी आपकी दैट वाज द प्री हिस्ट्री, सेकंड वाज प्रोटो हिस्ट्री, और थर्ड जो थी दैट वाज हिस्ट्री, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री में हमने क्या किया था, स्टोन एज को रख दिया था। तो आज हम बात करेंगे प्री हिस्ट्री की। और फिर बोला था कि यहाँ पे जो राइटिंग के इन्वेंशन थे वो भी बिल्कुल भी नहीं हुए थे, जो राइटिंग इन्वेंशन थे यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट थे, राइटिंग वाज एब्सेंट, ठीक है। फिर उसी तरह से प्रोटो हिस्ट्री में राइटिंग आ जाती है, हिस्ट्री में प्रॉपर फिर आपके लिटरेचर आते हैं। तो चलो स्टार्टिंग विद द स्टोन एज। अब देखो नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे किस चीज़ का ज़्यादा रोल रहेगा, स्टोन्स का। स्टोन के भी स्पेसिफिकली क्या होंगे, टूल्स, ठीक है। तो ये जो टूल्स हैं ये काफ़ी मॉडिफाई करते रहेंगे थ्रू आउट द स्टोन एज। अब हम क्या करेंगे, थ्रू आउट द एंशियंट हिस्ट्री देखेंगे किस तरह हम पत्थरों के टूल से शुरू करेंगे और किस तरह से हम लिटरेचर के ऊपर प्रोसीड करेंगे। तो वो सारी चीज़ें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। बस स्टार्ट करने से पहले आपको 2 नाम जो कि पता होने चाहिए। वन इज़ द रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है। ये जो रॉबर्ट ब्रूस फुट था, इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल डिस्कवर किया था। और वो क्या था, हैंड एक्स थी, ठीक है। वो हैंड एक्स थी, कुल्हाड़ी सी थी। और कहाँ पे मिली थी ये, तो एट पल्लावरम। पल्लावरम कहाँ पे है, आपके तमिलनाडु में। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल। तो ये पेलियोलिथिक क्या चीज़ है, तो पेलियोलिथिक जानने से पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, दैट जो स्टोन एज है आपकी, उसको आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। 3 हिस्सों में, कौन कौन से, वन इज़ द पेलियोलिथिक। अब ये जो पेलियोलिथिक है ना, यहाँ पे जो पेलियो शब्द है इसका मतलब होता है ओल्ड, और लिथ जहाँ भी लगेगा उसका मतलब है स्टोन। तो पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक एज का क्या मतलब हो गया, ओल्ड स्टोन एज। उसी तरह से आता है मीजोलिथिक, यानी कि बीच वाला फेज जो आ जाएगा उसको बोल देंगे लेट स्टोन लिथिक स्टोन और एज। फिर आएगा आपका नियोलिथिक, नियो मतलब न्यू, लिथिक अगेन मीन्स स्टोन और एज, ठीक है। इनके टाइम पीरियड अभी से ही याद रखनी है आपने। ये आता है 5 मिलियन ईयर्स एगो, 1 मिनट, 5 मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 BCE। मीजोलिथिक आएगा आपका जैसे ही ये ख़त्म होता है 10,000 टू 6,000 BCE। और वैसे ही नियोलिथिक आ जाएगा 6,000 टू 1,000 भी मिलेगा आपको, कई जगह पे 3,000 भी मिलेगा, ठीक है। तो दैट इज़ द नियोलिथिक एज। अच्छा, नियोलिथिक एज की एक चीज़ याद रख लेना, इसको एक वी गॉर्डन चिल्डे पढ़ेंगे हम आगे, वी गॉर्डन चिल्डे। जो वी गॉर्डन चिल्डे थे उन्होंने नियोलिथिक एज को नियोलिथिक रेवोल्यूशन भी बोला था, नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ये ध्यान में रखना। आगे हम फिर से पढ़ेंगे पर अभी ध्यान रख लो इसको, ठीक है। तो दैट इज़ द स्टोन एज। इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक में एज का मतलब है ओल्ड स्टोन, और मेसोलिथिक का मतलब है लेट स्टोन, और नियोलिथिक का मतलब है न्यू स्टोन। अब देखो जो पेलियोलिथिक एज होगा ना, यहाँ पे आपको जितने भी टूल्स होंगे बहुत ही ब्लंट से मिलेंगे, ठीक है, बहुत शार्प नहीं होंगे, ब्लंट होंगे। फिर मेसोलिथिक में आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा प्रिसीजन आ जाएगा टूल्स में, और काफ़ी शार्प भी देखने को मिलेंगे, और साइज़ भी काफ़ी छोटा होगा। और नियोलिथिक एज में तो प्रॉपर टेक्नोलॉजी से टूल बनाए जाएंगे, ठीक है, प्रॉपर टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होंगी। जो पेलियोलिथिक एज है, ये टर्म भी किसी ने दी होगी ना, तो किसने दी थी वो भी ध्यान में रखना, जॉन ल्यूबॉक। जो टर्म थी पेलियोलिथिक एज, दैट वाज गिवन बाय जॉन ल्यूबॉक। इसके अलावा आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, वो है एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनका नाम है सर मॉर्टिमर
व्हीलर, पेन क्यों नहीं चल रहा ये, ठीक है, सर मॉर्टिमर व्हीलर। तो जो सर मॉर्टिमर व्हीलर थे, इन्होंने क्या देखा था, कल्चरल सीक्वेंस। कहाँ पे देखा था, वो चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये कोलदीवा वाला एरिया था, कोलदीवा जो है आपका पड़ता है यूपी वाली साइड, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन की पेलियोलिथिक एज क्या थी, मीजोलिथिक एज क्या थी और नियोलिथिक एज क्या थी। तो अभी एक बार फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि जो हिस्ट्री थी वो हमने 3 हिस्सों में डिवाइड की थी। वन वॉज द प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड द हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हम देखते हैं कि वहाँ पे अभी राइटिंग इन्वेंशन बिल्कुल भी नहीं हुआ था, और जितना भी स्टोन एज है वो सारा कहाँ पे आता है, प्री हिस्ट्री के अंदर। तो जो स्टोन एज है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है, और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, वन इज़ द, अच्छा ये वाला हाईलाइटर, रुको 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 जस्ट अ सेकेंड, ये आ गया, ठीक है। तो जो स्टोन एज की जब बात करेंगे तो स्टोन एज में हम देखते हैं वन इज़ द पेलियोलिथिक एज, सेकेंड इज़ द मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। तो आपका जो पेलियोलिथिक है, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, और वहीं पे मीज़ो की बात करें तो मीज़ो का मतलब होता है लेट या फिर मिडल भी आप बोल सकते हो, न्यू मतलब बिल्कुल न्यू। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिनका नाम आपको पता होना ही चाहिए, वो हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। रॉबर्ट ब्रूस फुट की बात करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको जो फर्स्ट पेलियोलिथिक टूल था जो कि एक हैंडिक्स थी वो मिली थी कहाँ पे, पल्लावरम में। पल्लावरम कहाँ है, तमिलनाडु में। उसके बाद जॉन ल्यूबॉक के बारे में आपको ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि इन्होंने पेलियोलिथिक टर्म दी थी फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर वी गॉर्डन चिल्डे के बारे में ध्यान रखोगे आप, वी गॉर्डन चिल्डे ने बोला था नियोलिथिक एज को नियोलिथिक रेवोल्यूशन। इन क्यों रेवोल्यूशन अभी हम देखेंगे जब नियोलिथिक पढ़ेंगे, क्यों बोला वी गॉर्डन चिल्डे ने इनको नियोलिथिक रेवोल्यूशन, ठीक है। तो चलो वन बाय वन अब देखते हैं सारी चीज़ें। गिव मी अ सेकेंड। स्लाइड क्यों नहीं चेंज हो रही है, इसको क्या दिक्कत आ गई। चलो ठीक है, इट्स ओके, ओके डन। तो अब करेंगे हम टाइम पीरियड्स। टाइम पीरियड्स वैसे हम देख भी चुके हैं, क्या क्या था, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पेलियोलिथिक में हम देखते हैं 5 मिलियन, अरे कभी चलता नहीं है, कभी चल रहा है तो रुक नहीं रहा। पेलियोलिथिक में हम देखते हैं फ्रॉम 5 मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 BCE। मेसोलिथिक में देखते हैं फ्रॉम 10,000 टू 6,000 BCE। ये टाइम पीरियड आपने ध्यान में रखने हैं। नियोलिथिक में देखते हैं फ्रॉम 6,000 BCE टू 3,000 BCE, ठीक है। ये पीरियड्स आपको, टाइम पीरियड जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, आप थ्रू आउट द बुक्स देखोगे कि ये चेंज होती रहती है चीज़ें। चलिए स्टार्टिंग विद द पेलियोलिथिक एज। अब देखो आपने ओवरऑल देखना क्या है इन सभी चीज़ों में। एक तो आपको पता है हमने देखा सीनोजोइक वाला, वो जो स्टार्टिंग में देखा था ना ईयन, तो इसका सीनोजोइक ईयन है, ये सभी के लिए कॉमन रहेगा और आपको याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर यस, क्वार्टनरी पीरियड याद रख लेना, क्वार्टनरी पीरियड में थे ये, जो हमने स्टार्टिंग में देखी ना जियोलॉजिकल टाइम स्केल। एक बार दोबारा देख लो चाहे से, दिस वन, ये क्वार्टनरी पीरियड, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और इसके अलावा आपका जो पेलियोलिथिक वाला है दैट इज़ प्लिस्टोसीन इपॉक। प्लिस्टोसीन इपॉक का मतलब है कि उस टाइम पे सारी तरफ क्या थी, आइस, तो इसको आइस एज भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो पिक्चर में अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारी ड्राइंग्स बनी हुई है, जैसे ये आदमी है हंट कर रहा है किसी एनिमल को, आगे आगे एक और एनिमल दौड़ा हुआ है इसके पीछे, और ह्यूमन बीइंग है, इसने ड्रम सा उठाया हुआ है, ये वाला ह्यूमन बीइंग डांस कर रहा है। तो आपको काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो पेलियोलिथिक एज जब हम पढ़ते हैं तो पेलियोलिथिक एज में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि वो लोग जो थे वो कैसे रहा करते थे, और रहने के साथ साथ उनके पास किस तरह के टूल्स थे, और टूल्स के साथ साथ उनकी जो दिनचर्या थी वो कैसी थी। लाइक हम क्या करते हैं, हमारे फील्ड्स होते हैं ना प्रॉपर, वहीं पे हम क्रॉप ग्रो करते हैं, पर ये लोग क्या किया करते थे वो चीज़ हम देखेंगे।
तो ये जो पेलियोलिथिक एज के ह्यूमन बींग्स हैं, इनको हम बोल देते हैं कि दे वर हंटर एंड गैदरर्स। दे वर हंटर एंड गैदरर्स। सबसे अर्लीस्ट पीरियड है ये पेलियोलिथिक एज, तभी इसको बोला गया ओल्ड स्टोन एज। और ये चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, प्लीस्टोसीन और आइस एज। ठीक है, इसके अलावा ह्यूमन बींग्स जो थे वो किस रेस से बिलोंग किया करते थे, तो वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इनकी जो रेस थी दैट वाज द नेग्रिटो रेस। नेग्रिटो रेस होने के साथ साथ कौन से ह्यूमन बीइंग थे उस टाइम, तो वो थे होमो इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब क्या होता है, किसी का पोस्चर बिल्कुल सीधा है, जैसे हम चलते हैं वैसे ही थे ये। अच्छा देखो, सिर्फ साउंड से प्रोड्यूस किया करते थे ये, इनके पास कोई भी लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, साउंड ही यूज़ किया करते थे और छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे, स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे ये लोग। और इनकी जो लाइफ थी दैट वाज हाईली नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। कुछ लोग बोल देते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा नेचर को लेके कॉन्शियस भी थे। किस बेसिस पे बोल देते हैं, नेचर कॉन्शियस, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, तो इनको पता था कि जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देती है, तो उस वजह से इनको क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता था, सो दैट जो पिछली वाली सॉइल है वो अपने आप को रिकवर कर ले और फिर ये दोबारा से आएंगे, फिर वहाँ पे फिर से जो भी चीज़ें हैं वो एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे एंड देन फिर से चेंज करेंगे। ठीक है, अब जो आपका ये पेलियोलिथिक एज वाला पीरियड है ना, इसको 3 और हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे कि पेलियोलिथिक वाला ही है ये। ठीक है, इसको 3 हिस्सों में बांट देते हैं और नंबर 1 इज़ अर्ली, या जिसको लोअर भी कह देते हैं, फिर आता है मिडल, फिर आता है लेटर या फिर अपर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये पेलियोलिथिक की डिवीजन कर रखी है। किसके बेसिस पे करी हुई है वो चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ टूल्स, किस तरह के टूल्स उस जगह पे मिले उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई करा हुआ है फर्दर। जैसे कि हैंड एक्सेस, आपका चॉपर्स, आपके क्लीवर्स, ये सारे मिलते हैं अर्ली वाले फेज़ में। फिर आता है आपका मिडल फेज़। मिडल फेज़ में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आप देखते हो यहाँ पे आपको मिलती हैं फ्लेक्स, स्क्रैपर्स, बोरर्स। ठीक है, फिर आप जाते हो लेटर या फिर अपर फेज़ भी जिसको कहते हैं, यहाँ पे आपको मिलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ब्यूरेंस, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर नोट्स नहीं बनाने हैं तो देयर इज़ नो नीड, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो टूल्स के बेसिस में पेलियोलिथिक एज को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, अर्ली, मिडल एंड लेटरल, लेटर या फिर जिसको अपर पेलियोलिथिक एज भी कह देते हैं। अर्ली की बात करें तो यहाँ पे हैंड एक्सेस, चॉपर और क्लेवर्स देखने को मिलते हैं। मिडल की बात करें तो फ्लेक्स और स्क्रैपर्स, बोरर्स देखने को मिलते हैं। लेटर में देखें तो ब्यूरिन्स और पैरेलल साइड ब्लेड्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, यू कैन ऐड दिस। ऑल्दो जब हम पेलियोलिथिक साइट्स यहाँ पे देखेंगे तो पेलियोलिथिक साइट्स में हम ओवरऑल करेंगे कि पेलियोलिथिक साइट कौन सी थी, अर्ली, मिडल या अपर के बेसिस पे नहीं देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो लोग रहा कैसे करते थे, जो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे। ठीक है, छोटे ग्रुप्स में रहते थे और बैंड्स में बोल सकते हो आप, बैंड्स में रहते थे। ठीक है, और ये फूड गैदर किया करते थे, इसीलिए इनको बोला गया हंटर एंड गैदरर्स। फूड गैदरिंग किया करते थे। फूड गैदरिंग में क्या कैसे कैसे करते थे, हंटिंग भी कर लेते थे या फिर जो फ्रूट्स वगैरह हुआ करते थे अवेलेबल उनको खा लिया करते थे। ठीक है, अच्छा देखो, इनको कोई भी नॉलेज नहीं था हाउस मेकिंग का, घरों वगैरह का इनको कोई आइडिया नहीं था, ये भी ध्यान में रखना। और ना इनको कोई पॉटरी का आइडिया था, ना एग्रीकल्चर का आइडिया था, कोई आइडिया नहीं था इनको। और जो फायर का इनको पता चला वो कब चलता है, अपर फेज़ में, यहाँ पे चलता है इनको फायर का पता, यहाँ भी लिख देती हूँ मैं। ठीक है, तो जो फायर थी उसके बारे में इनको पता चलता है इन अपर पेलियोलिथिक पीरियड या फिर एज। डन। तो इनके जो स्टोन टूल्स थे जितने भी थे वो सारे बहुत ही ज़्यादा ब्लंट थे, टूल्स जो थे वो ब्लंट थे। अच्छा देखो, अगर मान लो ये टूल्स वाली क्लासिफिकेशन आपको याद ना रहे ना, ये वाली,
तो आपने क्या करना है, टूल्स इकट्ठे लिख देने हैं यहाँ पे सारे, जैसे स्क्रैपर है, ऑल्दो हमने देखा स्क्रैपर मिडल वाले में मिलता है, बोरर है, ये भी कब मिलता है, मिडल वाले में मिलता है। फिर उसके बाद ब्यूरिन देखे, ब्यूरिन मिलते हैं लेटर वाले पीरियड में। और उसके अलावा हमने देखा हैंड एक्सेस, हैंड एक्सेस कब मिली थी, ओल्ड वाले पीरियड में। फिर उसी तरह से हमने और भी देखे क्लीवर्स, चॉपर्स, ठीक है। तो इकट्ठे भी आप एग्जांपल दे सकते हो अगर बाई चांस भूल जाओ कि किस में कौन सा था। तो ये पेलियोलिथिक कौन सा, अर्ली वाला, ब्यूरिन अपर वाला, और ये बाकी दो स्क्रैपर और बोरर आपके मिडल वाले में, मेजो, ठीक है। तो इस तरह से उनको ध्यान में रख लेना, इकट्ठे एग्जाम्पल दे देना अगर नहीं पता चले। चलो साइट्स पे प्रोसीड करने से पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूँ। कुछ ना एविडेंसेस मिले हुए हैं, एक इस तरह की शेप थी एक की, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि ये बोन टूल था, और कुछ का मानना है कि ये बोन टूल नहीं था, ये मदर गॉडेस थी, ठीक है। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। एक इनको टूथ मिला, दांत, जिसके ऊपर छोटा सा होल था, ये वाला छोटा सा होल, तो हम बोल देते हैं कि मे बी ये एम्यूलेट की तरह उन्होंने यूज़ किया हो, जो ताबीज़ वगैरह पहनते हैं ना, उसकी तरह यूज़ किया गया हो, तो ये चीज़ भी मान लेते हैं कुछ हिस्टोरियंस। उसके अलावा एक शेल मिली, एग शेल, उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ था कुछ इस तरह से क्रिस क्रॉस करके, ठीक है। ये ऑस्ट्रिच का एग शेल था, ऑस्ट्रिच का एग शेल, इसके ऊपर डिज़ाइन सा मिला था। तो ये बोल दिया जाता है कि मे बी ये अपनी स्किल्स पे भी काफ़ी फोकस रखते थे, मतलब इनके पास फ्री टाइम होता था, लीजर टाइम होता था, तो उस टाइम में ये क्या किया करते थे, ड्राइंग वगैरह कर लिया करते थे। ऑल्दो पॉलिटिकल फोर्स अगर देखें तो पॉलिटिकल फोर्स कोई नहीं देखी जाती, यानी कि नो, रुको रुको रुको, पॉलिटिकल फोर्स कोई नहीं थी, नो पॉलिटिकल फोर्स। क्यों नहीं थी, क्योंकि देखो एक तो छोटे छोटे ग्रुप्स में रह रहे थे, तो छोटे ग्रुप में होंगे तो कोई एक, सारे ही लीडिंग की तरह एक्ट करेंगे, जब कोई एनिमल आएगा सेंटर में तो उसको पूरा घेरा डाल लेंगे और उसको किल कर देंगे। तो पॉलिटिकल फोर्स भी नहीं थी, बट ये माना जाता है कि हो सकता है एथिक्स और कस्टम्स हुआ करते थे सोसाइटी में, क्योंकि रहने के लिए एथिक्स और कस्टम्स की ज़रूरत तो पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेलियोलिथिक एज। बट जो अब सबसे इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है और सबसे यू कैन से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जाएंगे हम पाकिस्तान वाले एरिया में। जब हम पाकिस्तान में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक जगह मिल जाती है, पाकिस्तान जब हम गए तो वहाँ पे हमें एक रिवर मिलती है एक्चुअली, जिसका नाम है सोन रिवर, ठीक है। जो आपका हम देखते हैं ना पेलियोलिथिक को 3 हिस्सों में जब हमने डिवाइड किया, अर्ली, मिडल और अपर, तो जो अर्ली वाला फेज था वो भी हमें इसी रिवर के पास मिला था, रिवर सोन। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे पेलियोलिथिक एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, रिवर सोन। इसके बाद चलो यूपी चलते हैं। यूपी में एक वैली पड़ती है जिसका नाम है बेलन वैली। बेलन वैली जब हम देखते हैं तो ये जो बेलन है ना, बेसिकली इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ टॉन्स, ठीक है, और टॉन्स फर्दर ट्रिब्यूटरी है आपकी गंगा की। तो यहाँ पे हमें बेलन वैली देखने को मिलती है, यहाँ पे भी हमें पेलियोलिथिक साइट के काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले थे। फिर उसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का आपको सभी को ही पता है आई थिंक, भीमबेटका केव्स, ये भी ध्यान में रखना। फिर उड़ीसा में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट साइट्स थी, जैसे कि फर्स्ट जो थी बूढ़ा बलंग, बूढ़ा बलंग, बुढ़े से याद रख लेना, बूढ़ा बलंग, उसकी कमर में दर्द है इसलिए कमर पारा, और डॉक्टर बोलता कलाना, कुलियाना, ठीक है। तो ये उड़ीसा की 3 साइट्स हैं, ये अगेन पेलियोलिथिक एविडेंसेस दिखाती हैं। फिर वेस्ट बंगाल चलते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा बाघ मुंडी, और बाघ वेस्ट बंगाल टाइगर होता है ना वहाँ पे, तो उससे याद रख लेना, बाघ मुंडी, बिरभानपुर। ये 2 मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दोबारा से, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा ठीक से, बाघ मुंडी और भीरबानपुर, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक और जगह आती है, दैट इज़ द नागार्जुनी कोंडा। नागार्जुनी कोंडा में भी हमें काफ़ी सारी पेलियोलिथिक साइट्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा चलते हैं हम तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स मिलती हैं, 3 हैं टोटल। एक है अतिरामपक्कम, 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 मंजनकरम, मंजनकरम,
करम, मंजन करम, अतिराम पक्कम है कोई, उसको बोल रहे हैं मंजन करो, ठीक है, मंजन करम। और गुडियान केव्स, कहाँ पे करो, गुडियान केव्स में। वैसे इतने दूर क्या ज़रूरत है जाने की, बट स्टिल ठीक है। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ पे। फिर महाराष्ट्र में भी आपको दो याद रखनी है, एक है निवासा और एक है चिरकी। चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ी सी आपको ये कॉम्प्लेक्स लग सकती है, जिनके लिए बिल्कुल ही नहीं है। तो ये जो स्लाइड है आपकी, दैट इज़ अबाउट द पेलियोलिथिक साइट। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ कहाँ देखी, पहले देखी हमने पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या थी, रिवर सोन, वहाँ पे हमें मिल जाते हैं पेलियोलिथिक पीरियड के या पेलियोलिथिक एज के एविडेंसेस। फिर हम गए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हमें क्या मिली, बेलन वैली। बेलन वैली, बेलन जो है वो ट्रिब्यूटरी है किसकी, तो आपके टोन्स की, और टोन्स को ही तमस भी बोल देते हैं। और फर्दर जो टोन्स या तमस है वो किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा की। तो यहाँ पे भी हमें पेलियोलिथिक एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। फिर हम गए मध्य प्रदेश, यहाँ पे हमें देखने को मिली भीमबेटका केव्स, यहाँ पे भी हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। फिर हम गए उड़ीसा। उड़ीसा में हमने 3 साइट्स देखी, बूढ़ा बलंग, कमरपारा और कुलियाना। तो 3 साइट्स थी आपकी उड़ीसा में। वेस्ट बंगाल में हम 2 साइट्स देखते हैं, बागमुंडी और भीरबानपुर। फिर हम गए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमने देखी नागार्जुनी कोंडा। और तमिलनाडु में हम देखते हैं 3 और साइट्स, जिनका नाम है अतिरामपक्कम, मंजनकरम और गुडियान केव्स। महाराष्ट्र में हमने 2 साइट्स देखी, चिरकी एंड निवासा। ठीक है, ये वाली स्लाइड मैं क्लियर कर रही हूँ ताकि आप इसको ना फिल करना फिर, ठीक है, जब याद कर लोगे तो इसको फिल करना खुद से। तो अभी मैंने ये क्लियर कर दी है। जिसके पास मतलब एडिटिंग हो जाती है वो एडिटिंग कर सकते हैं, बाकी अपने हिसाब से आप याद कर सकते हो। या एक काम किया करो, मैप अवेलेबल नहीं होगा ना वहाँ, तो पेपर में तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, ऐसे छोटा सा मैप बना लिया करो, ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो आप इधर अपना अखंड भारत। क्यों क्यों उस टाइम पे पाकिस्तान तो साथ ही था ना, कोई डिवीज़न थोड़ी थी। फिर यहाँ पे दिखा देना कि ऐसे पाकिस्तान है, इधर सोन आ गई, यहाँ पे महाराष्ट्र आ गया, यहाँ निवास और चिरकी आ गए। तमिलनाडु में 3 आ गई, अतिरामपक्कम, मंजनकरम और गुडियान केव्स। फिर नागार्जुनी कोंडा आ गई इधर। उड़ीसा में 3 देखी हमने, बूढ़ा बलंग, कमरपारा, कुलियाना। वेस्ट बंगाल में भी 2 देखी, बागमुंडी, भीरबानपुर। फिर यूपी में 1 देखी, बेलन वैली। फिर मध्य प्रदेश में भीमबेटका। इस तरह से आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप मैप ड्रॉ कर लिया करो। ये मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, आप ध्यान रखना इसको। चलो नाउ सेकेंड पीरियड, दैट इज़ मेसोलिथिक पीरियड। एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देती हूँ पेलियोलिथिक वाला। चलिए जी, तो पेलियोलिथिक एज देखते हैं हम। पेलियोलिथिक, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, तो इसी से नाम पड़ गया इसका, ओल्ड स्टोन एज। पेलियोलिथिक यानी कि ओल्ड स्टोन एज। अब पेलियो मतलब ओल्ड, लिथिक मतलब स्टोन। सेनोजोइक एॉन देखते हैं हम, क्वाटनरी पीरियड है, पर जो याद रखने वाली चीज़ है दैट इज़ द प्लिस्टोसीन इपॉक। ये याद रखना है, ये आइस एज था, पूरी जो धरती थी उस टाइम पे आइस से कवर्ड थी। कौन सी रेस के बिलोंग करते थे ह्यूमन बींग्स, तो वो थी नेग्रेटो रेस। और होमो इरेक्टस था ह्यूमन बींग। बहुत सारे होते हैं ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, और जो हम है दैट इज़ द होमो सेपियंस। तो उस टाइम पे जो थे वो थे होमो इरेक्टस। कोई साउंड, ये सिर्फ साउंड्स प्रोड्यूस करते थे और इनकी कोई भी लैंग्वेज नहीं थी। छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे, स्मॉल ग्रुप्स में, और नोमैडिक थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे। और साथ में जो इन नेचर कॉन्शियस इनको माना जाता है, क्यों माना जाता है, बिकॉज ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, तो मे बी इनको आइडिया था कि जो नेचर है उसको खुद को फिर से रिकवर करना है, तो इसलिए हम यहाँ से चले जाते हैं। और हंटर एंड गैदरर्स थे ये लोग। पेलियोलिथिक को हमने टूल्स के बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, और इनकी जो जगह थी वो भी अलग अलग ही थी। जैसे कि आपका अर्ली फेज़ आता है, अर्ली पेलियोलिथिक एज। जो अर्ली पेलियोलिथिक एज है, यहाँ पे हम टूल्स देखते हैं जैसे कि हैंड एक्सेस, चॉपर, क्लेवर्स। मिडल में हम देखते हैं लाइक फ्लेक्स, स्क्रैपर्स, बोरर। लेटर में हम देखते हैं ब्यूरिन्स, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स। तो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मैं अगर आपको बताऊँ, लोकेशन बता दूँ कि ये जो अर्ली वाले थे ना, रुको पेन लेने दो, जो अर्ली वाले थे ये रहते थे अराउंड द रिवर सोन। अब आप रिवर वगैरह देख चुके हो, सोन रिवर कहाँ पे थी आपके, पाकिस्तान में। तो उस वाले एरिया में आपको ज़्यादातर देखने को मिलते थे अर्ली लोअर पेलियोलिथिक एज के पीपल भी। और साथ में पीपल तो नहीं बोलेंगे पर टूल्स बोल देंगे कि जो ये वाले सबसे सिंपलेस्ट टूल थे वो कहाँ पे मिले आपको, सोन रिवर के आसपास। फिर जो मिडल वाले थे ये सोन में भी मिलते हैं, पर नर्मदा वाला जो एरिया है वहाँ पे भी चला जाता है, तो नर्मदा वाले एरिया में भी आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी
उसके बाद अगर आगे जाएं हम लेटर वाले में, तो ये आंध्र प्रदेश वाली साइड जो है वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इस तरह से ये चेंज करता रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं थी इनकी, छोटे छोटे ग्रुप्स में रहा करते थे, फूड गैदरिंग किया करते थे। और अगर फूड गैदरिंग किया करते थे तो यहीं से पता लग जाता है ये क्या थे, नोमैडिक्स थे, यानी कि अपना फूड प्रिपेयर नहीं करते थे। इनको एग्रीकल्चर का कोई भी आइडिया नहीं था। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, इनको फूड का, इनको एग्रीकल्चर का कोई आइडिया नहीं था। जो भी फ्रूट्स लगे होते थे सिर्फ वही खा लेते थे। कोई हाउस मेकिंग नहीं होती थी। और जो फायर है वो मिलती है इनको अपर पेलियोलिथिक एज में। टूल जो थे काफ़ी ब्लंट थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया। कुछ इस तरह की शेप्स देखने को मिलती हैं, कुछ मानते हैं ये बोन टूल है, कुछ हिस्टोरियन मानते हैं ये मदर गॉडेस है। एक एगशेल मिलती है, ये जो एगशेल थी ना बेसिकली ये मिली थी इनको जो आपके आंध्र प्रदेश वगैरह थे इस वाली साइड ही देखने को मिलती है। ऑस्ट्रिच का एगशेल था और ये बोला जाता है कि इसके ऊपर क्रिस क्रॉस डिज़ाइन बना हुआ था, जो मे भी इनके पास लेजर टाइम हुआ करता था तो वहाँ पे ये सारे काम कर लिया करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका साइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान जब हम जाते हैं तो वहाँ पे रिवर सोन आती है, यहाँ पे मिलते हैं। बेलन वैली विच इज़ इन यूपी, यहाँ पे मिलते हैं। फिर भीमबेटका विच इज़ इन मध्य प्रदेश, यहाँ पे मिलते हैं। बूढ़ा बलंग, कमरपारा, कुलियाना, ये सारा उड़ीसा में मिलता है। बाग मुंडी, भीरवानपुर, ये कहाँ पे मिलते हैं, इन वेस्ट बंगाल। फिर आता है नागार्जुनी कोंडा, ये मिलता है आंध्र प्रदेश में। और 3 साइट्स अतिरामपक्कम, मंजनकरम, गुड़ियान केव्स, ये सारे मिलते हैं हमें तमिलनाडु में। निवासा और चिरकी मिलते हैं इन द महाराष्ट्र। तो ये ध्यान में रखना। इस तरह से आप मैप ड्रॉ कर सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे बताया है आपको। कवर कर लेना इसको पूरा, ठीक है। चलो ये एम्प्टी मैप रख दिया मैंने, किसी को अगर फिल करना हो तो यू कैन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, दैट इज़ द मीजोलिथिक पीरियड। मीजो आ गया आपका लेट वाला, मिडल बोल लो, लेट बोल लो, ठीक है। लिथी का मतलब है स्टोन, और पीरियड तो पीरियड ही रहेगा। पर यहाँ पे जो चीज़ ध्यान में रखनी है, यहाँ पे भी अगेन सीनोजोइक ही रहेगा। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखिए ना, वहाँ पे सीनोजोइक ही ऑन ही रहेगा, पीरियड भी क्वार्टनरी ही रहेगा। पर यहाँ पे जो इपॉक है दैट इज गोइंग टू चेंज, होलोसीन इपॉक, यानी कि CH चाहिए, ठीक है, यानी कि ये वाला टाइम पीरियड आएगा पोस्ट आइस एज। अब जो टेम्परेचर है आपका वो डिक्रीज़ कर चुका है, और प्रॉपर डिक्रीज़ हुआ तो स्टेबल हो गया किस चीज़ के लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, फ्लोरा एंड फौना, ठीक है। दिस वन ऐसे उसको ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल बेसिक है। अगेन आप देखोगे कि जो मेसोलिथिक पीरियड है आपका, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलते हैं, अब मिलेंगे हंटर्स एंड हर्डर्स। थोड़ी थोड़ी कलेक्शन करना ये अब शुरू कर देंगे जो आपके मेसोलिथिक एज में है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है इनका माइक्रोलिथ। जो इनके टूल्स थे वो बिल्कुल छोटे थे, जिसका साइज़ 1 सेंटीमीटर टू 8 सेंटीमीटर ही रहा करता था। काफ़ी शार्प थे, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। तो काफ़ी छोटे थे और साथ में काफ़ी शार्प भी थे। इनको बो एंड एरो मिल गए थे, धनुष और तिरकबान जो होती है ना वो इनको मिल गए थे, यानी कि बनाने आ गए थे। तो अब ये बो एंड एरो का यूज़ करते थे इन ऑर्डर टू किल द बिग एनिमल्स। कुछ हमें बड़े बड़े बोल्डर्स भी मिले हैं, स्टोन बोल्डर, जिनको बोलते हैं मेगालिथ्स। मेगा मतलब बिग और लिथ मतलब स्टोन, तो बिग स्टोन बोल्डर्स भी बोल सकते हो, बिग स्टोन बोल्डर्स, ठीक है। और जो सबसे पहला पेंटिंग का एविडेंस मिलता है हमें, फर्स्ट पेंटिंग एविडेंस किस पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में, वो था आपका सुहागी घाट में। सुहागी घाट जो कि कहाँ पे है, एक काइमूर रेंज है, काइमूर हिल है आपके यूपी वाले एरिया में, वहाँ पे मिलता है। किस पीरियड का है, तो मेसोलिथिक पीरियड का है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। फर्स्ट पेंटिंग एविडेंस जो है वो कहाँ पे मिला है, सुहागी घाट में मिला है। किस पीरियड की बात हो रही है, तो मेसोलिथिक पीरियड। यहाँ मेसोलिथिक ही लिखती हूँ, नहीं तो किसी को लगेगा मध्य प्रदेश है। मेसोलिथिक, मेसोलिथिक की बात हो रही है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि कुछ और ही लिख दिया। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। हंटर एंड हर्डर्स बन जाते हैं ये लोग। पहले हंटर गैदरर थे, ठीक है, हंट करो और किल करो। अब हंटर एंड हर्डर बन चुके हैं।
माइक्रोलिथ आ चुके हैं इनके पास, यानी कि छोटे छोटे टूल्स हैं, पर जो उनका प्रिसीजन है, जो उनकी शार्पनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। और बो एंड एरो का यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू किल द एनिमल्स। मेगालिथ्स हैं, यानी कि बड़े बड़े बोल्डर्स इनके पास हैं। और ये जो बोल्डर्स हुआ करते थे ना, इनको बरियल साइट्स पे भी यूज़ कर लिया करते थे। यहाँ पे लिख लेना इसको भी। मतलब इन बोल्डर्स का क्या था, रिलीजियस या यू कैन से कल्चरल सिग्निफिकेंस था। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके बारे में आपने ध्यान रखनी है। अब देखो पेंटिंग तो मिल गई मेसोलिथिक पीरियड की, कहाँ पे मिली, सुहागी घाट में। वो कहाँ पे है, कायमूर हिल्स इन उत्तर प्रदेश। ये तो मिल गई, पर ब्रश कैसा यूज़ किया होगा इन्होंने उस टाइम पे, ब्रश था क्या, तो यस ब्रश भी था। और ब्रश किस चीज़ का बना होता था, जो स्क्वल नहीं होती गिलहरी, स्क्वल, उसकी जो टेल होती है, उसके बाल, उनका यूज़ किया इन ऑर्डर टू मेक अ ब्रश। ठीक है, फिर की जाती थी पेंटिंग। देखो अमेजिंग है ना। ठीक है, ओहो एक जगह पे मैंने लिख दिया यहाँ पे टेम्परेचर आ गया डाउन। अरे टेम्परेचर तो इंक्रीज़ किया ना, पहले आइस एज थी, फिर वो बर्फ़ पिघली तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सॉरी फॉर द मिस्टेक। चलिए, प्री एग्रीकल्चर टाइम है, यानी कि अब अगला फेज़ जो आएगा वहाँ पे एग्रीकल्चर भी काफ़ी ज़्यादा एस्टेब्लिश हो जाएगा। तो दिस इज़ द प्री एग्रीकल्चर टाइम। डन। तो यहाँ पे अब पेंटिंग वगैरह जो है वो शुरू हो चुकी है। और जो बरियल्स देखते हो आप, अब देखो बरियल्स जो थे ना, यानी कि जब कोई मर जाता था उनको बरी कर देते थे, तो उनके साथ हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं देखने को, जैसे कि ऑर्नामेंट्स और कुछ डेली यूज़ आइटम। तो इससे क्या पता चलता है कि इनका मानना था कि पोस्ट लाइफ भी एग्जिस्ट करती है, पोस्ट डेथ भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और ताकि वो उनको किसी चीज़ की कमी ना हो, तो इसलिए क्या किया करते थे ये लोग, पहले ही ऑर्नामेंट्स और डेली यूज़ की आइटम्स डेड बॉडी के साथ रख दिया करते थे, सो दैट उनको आगे वाली लाइफ में कोई दिक्कत ना आए। चलो साइट देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली साइट आएगी अपनी, दैट वी आर गोइंग टू, चलो यूपी चलते हैं दोबारा से। यूपी में हम देखेंगे पहली जो साइट है वो है चौपानी मांडो, चौपानी मांडो। दूसरी आप देख चुके हो कायमूर, जहाँ पे हमें फर्स्ट पेंटिंग का एविडेंस मिला। ठीक है, इसके अलावा एक और है महादहा, महादहा। महादहा में आप देखते हो बरियल मिलता है किसका, मेल का और फीमेल का। बरियल तो मिला मेल एंड फीमेल का, पर इकट्ठे मिलता है, टुगेदर, इकट्ठे मिला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ पे मिला, महादहा। 3 जगह हैं उत्तर प्रदेश में, नंबर 1 इज़ चौपानी मांडो, सेकंड इज़ द कायमूर हिल्स, थर्ड इज़ द महादहा। चौपानी मांडो, कायमूर हिल्स, महादहा, चौपानी मांडो, कायमूर हिल्स, महादहा। महादहा इसलिए इंपॉर्टेंट है यूपी की, बिकॉज यहाँ में हमें बरियल मिलता है मेल और फीमेल का इकट्ठे। फिर चलो राजस्थान। जब राजस्थान हम जाते हैं तो राजस्थान में हम देखते हैं, मैं ना ये बाहर लिख रही हूँ राजस्थान का, ठीक है, फिर हमें दिक्कत आएगी पाकिस्तान के लिए, नहीं तो राजस्थान देखो कितना सोचते हैं हम पाकिस्तान के लिए। चलो राजस्थान में हम देखते हैं 2 साइट्स हैं। नंबर 1 इज़ बागोर, ये एक कोठारी रिवर है, उसके पास में पड़ता है कोठारी रिवर, बागोर। बागोर के अलावा है अजमेर। ठीक है, तो बागोर और अजमेर कहाँ पे आ गया आपके, राजस्थान में। जो बागोर है आपका, ये कहाँ पे मिलता है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर कोठारी। अच्छा, ये जो आपका बागोर वाला एरिया है, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सबसे लार्जेस्ट साइट थी ये, मीज़ो की लार्जेस्ट साइट, और इसको डॉक्यूमेंट करा गया है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री मूवीज़ बनती है ना, तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, जैसे मूवीज़ बनती हैं उसी तरह से सबसे बड़ी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी किसके ऊपर है, बागोर के ऊपर, जो कि राजस्थान में है। और जो आपका अजमेर है राजस्थान का, अगेन ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अर्लीस्ट एविडेंसेस देखने को मिले हमें किस चीज़ के, अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कहाँ पे मिले वो, इन राजस्थान। राजस्थान के कौन से पार्ट में, अजमेर। तो ये दोनों साइट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द मेसोलिथिक पर्सपेक्टिव। यूपी की भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ द कायमूर हिल्स। चलो मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश जब गए तो ये भी मैं बाहर ही लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ से एरो लेगी मैं। मध्य प्रदेश में पहला तो वही रहेगा भीमबेटका। भीमबेटका के अलावा एक और जगह है यहाँ पे, वो है आदम
आदमगढ़। अब आदमगढ़ इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। मतलब जो एनिमल्स हमें कहाँ पे अजमेर में देखने को मिले, वही एनिमल्स हमें आदमगढ़ में भी देखने को मिले, जो कि कहाँ पे था, मध्य प्रदेश में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिर्फ इतनी ही साइट्स हैं, एक पाकिस्तान की याद रख लो, यहाँ पे आ गया आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान में है जगह मेहरगढ़। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे हमें मेसोलिथिक के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो बहुत कम है मेसोलिथिक की साइट्स, बीच वाली है ना, इसलिए कम है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। चलो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गए कहाँ पे, यूपी में। यूपी में हमने देखा चौपानी मांडो, यहाँ पे देखा हमने कायमूर हिल्स, और साथ में देखा क्या, दैट इज़ महादहा। कायमूर हिल वही जगह है जहाँ पे हमें फर्स्ट पेंटिंग के एविडेंसेस मिले हैं सुहागी घाट वाले एरिया में। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। महादहा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमें मेल और फीमेल का इकट्ठा बरियल मिला हुआ है। ठीक है, तो ये दो साइट्स याद रखनी है। पाकिस्तान में हम देखते हैं तो पाकिस्तान में एक ही साइट है जो कि इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द मेसोलिथिक, वो है मेहरगढ़। फिर हम राजस्थान जाते हैं। राजस्थान में दो साइट्स थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी, वन वॉज द अजमेर और दूसरी थी बागोर। बागोर आपका रिवर कोथारी के ऊपर है या बैंक पे है, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वन रीज़न कि सबसे लार्जेस्ट है और इसको डॉक्यूमेंट किया गया है, लार्जेस्ट है और साथ में डॉक्यूमेंटेड है। फिर हम देखते हैं आदमगढ़ अजमेर। अजमेर की अगर मैं बात करूं तो अजमेर में क्या था, अर्लीस्ट एविडेंस मिला था हमें डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का। और इसके अलावा हम मध्य प्रदेश अगर जाएं तो मध्य प्रदेश में हमें दो जगह देखने को मिलती हैं, वन इज़ द भीमबेटका, दूसरी आ जाती है आदमगढ़। आदमगढ़ भी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भी हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस देखने को मिले एनिमल की डोमेस्टिकेशंस के। ठीक है, तो ये कुछ साइट्स हैं जो कि आपको मेसोलिथिक पीरियड से याद रखनी है। इसके अलावा थोड़ी बहुत और चीज़ें अगर मैं बता दूँ तो बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे यूपी में दमदमा करके भी आती है, फिर उसके बाद सराई बहादुरगढ़ भी मिलती है। सराई बहादुर ये वाली याद रख लो, हाँ पीछे लिखती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पे आती है एक सराई बहादुरगढ़। सराई बहादुरगढ़ में हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं एग्रीकल्चर के, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान में रख लेना इसको भी। तो यहाँ पे हमने एक और जगह देख ली उत्तर प्रदेश में, सराई बहादुरगढ़, जहाँ पे हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिले हैं एग्रीकल्चर के। ठीक है, एक जगह और है विच इज़ अगेन इन द उत्तर प्रदेश, ये है कोल दीवा। कोल दीवा, यहाँ पे हमें पैडी एविडेंसेस मिले हैं, पैडी यानी कि राइस, राइस के एविडेंसेस मिले हैं, यहाँ पे भी लिख देती हूँ कोल दीवा। ठीक है, राइस के एविडेंसेस मिले हैं यहाँ पे, ध्यान में रखना है इसको। चलिए, तो यूपी में काफ़ी सारा फोकस रहता है हमारा मेसोलिथिक के टाइम का। उसके अलावा अजमेर और बगौर याद रह जाएगा आपको राजस्थान। पाकिस्तान में एक ही जगह है मेहरगढ़, और मध्य प्रदेश में वही भीमबेटका और आदमगढ़। ठीक है, इसको फिल करने की ट्राई करना। अगेन आई एम टेलिंग यू, कुछ इस तरह से मैप बना लिया करना, फिर उसको फिल करने की ट्राई करा करना। ठीक है, तो इससे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ द लास्ट वन, दैट इज़ द नियोलिथिक साइड। नियो का मैंने आपको मीनिंग बता दिया हुआ है ऑलरेडी। नियो का मतलब होता है समथिंग विच इज़ न्यू, तो अब इसको बोलेंगे न्यू स्टोन एज। ठीक है, तो वी गॉर्डन, अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, वी गॉर्डन चिल्दे का नाम याद रखना। तो वी गॉर्डन चिल्दे जो थे वो नियोलिथिक साइट्स को बोलते हैं नियोलिथिक रेवोल्यूशन। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम फीचर्स। और वो एक्सट्रीम फीचर्स क्या क्या हैं, पहले तो मैं ओवरऑल बता देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे बिगिनिंग हो जाती है प्रॉपर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की यहाँ पे बिगिनिंग हो चुकी है। फिर इसके बाद एनिमल डोमेस्टिकेशन, पहले हमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी मिल रही थी एक दो जगह पे, अजमेर और आदमगढ़ में देखा था ना हमने, तो वहीं पे मिली। अब ओवरऑल आपको देखने को मिलेगी एनिमल डोमेस्टिकेशन। इसके बाद इनोवेशन हो जाती है टेक्नोलॉजी में, यानी कि जो अब टूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड मिलेंगे, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद इन्वेंशन हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का, दैट इज़ पॉटरी, इन्वेंशन ऑफ पॉटरी, पॉट्स बना दिए, मतलब अब ये स्टोर कर सकते हैं, जो भी इनके पास सीड्स होंगे उनको स्टोर कर सकते हैं। फिर इमर्जेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज
कम्युनिटीज़, यानी कि अब प्रॉपर सेटलमेंट हो रही है, और अगर प्रॉपर सेटलमेंट हो रही है तो वहाँ पे क्या बन रही हैं, विलेजेस बन रहे हैं, विलेजेस कंबाइन हो गए, ट्राइबल एरियाज़ बनाएंगे। फिर डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि अब काम डिवाइड कर लिया गया, जो मेल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक काम करेंगे, और जो फीमेल्स होंगी वो दूसरा काम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर फीमेल्स को काम दे दिए कि तुम घर का काम देखोगे, तो जो मेल्स होंगे वो कहाँ पे करेंगे, सारा जो भी खेतों का काम होगा वो सारा कौन करेगा, मेल्स। तो यहाँ पे डिवीजन होगी लेबर की ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड जेंडर, बेसिस ऑफ सेक्स एंड जेंडर। ठीक है, तो ये वी गॉर्डन चिल्ले ने बोला नियोलिथिक रेवोल्यूशन। अब इसका टाइम पीरियड देखें तो आपको ध्यान में रखना है वही है 8000 टू 6000। ठीक है, 6000 की जगह कहीं पे आपको 1000 BCE भी मिले, पर जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है दैट इज़ द वही वाला टाइम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बिल्कुल जब हम स्टोन एज की डिवीजन कर रहे थे, दैट इज़ 6000 टू, रुको, 6000 टू 3000 BCE के आसपास, ये वाला टाइम याद रखना फॉर द न्यूलिथिक साइट्स। देखो अब क्या हुआ, एक सीक्वेंस है, एग्रीकल्चर आ गया, एग्रीकल्चर आ गया तो फील्ड्स बनेंगे, फील्ड्स बनेंगे तो ज़मीन ऐसे बोलेंगे कि इस एरिया में हम कर लेते हैं, उस एरिया में तुम कर लेना, तो लाइफ क्या होगी, सेटल्ड। सेटल्ड क्यों हुई, क्योंकि अब लोग अपने खेतों को छोड़ के थोड़ी जाएंगे कहीं पे, तो सेटल लाइफ होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, कम्युनिटीज़ बनने लगी, कम्युनिटीज़ बनी तो विलेजेस बन गए, विलेजेस बने तो बैंड्स बने, कौन से वाले, ट्राइबल बैंड्स। अब ट्राइबल यहाँ पे इमर्ज हो जाते हैं, प्रॉपर ट्राइबल पीपल यहाँ पे इमर्ज हो जाते हैं। फिर उसके बाद बोला एक व्हील का इन्वेंशन हो गया इसमें, व्हील का इन्वेंशन हुआ तो क्या हुआ, उसका यूज़ एक तो ट्रांसपोर्टेशन में आ गया, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में, दूसरा पॉट्स बनाने में। ठीक है, उसमें व्हील के ऊपर बनाते हैं ना पॉटरी, तो जो आपकी पॉटरी थी वो व्हील मेड भी थी और हैंड मेड भी थी, हैंड मेड एज वेल एज व्हील मेड। ठीक है, दोनों तरह की पॉटरी आपको देखने को मिल जाती है। अब देखो सेटल्ड है लाइफ, तो यहाँ पे क्या होगा, हाउसेस बनेंगे ना, रुक जाओ कहाँ पहुँच गए थे हम, चलो अब देखो हाउसेस बन गए हैं, अगर कैसे होते थे, वाटर एंड डॉग के, मतलब वो जो हस्क वगैरह होती है ना उसके बने होते थे। ठीक है, वाटर एंड डॉग हाउसेस होते थे हस्क वगैरह बना के, कुछ रेक्टेंगुलर शेप के हुआ करते थे घर इनके, कुछ सर्कुलर शेप्स के हुआ करते थे, डिपेंड्स जो लोग वहाँ पे रहते थे उनकी चॉइस थी, जैसे हम अपनी चॉइस के बनाते हैं। ठीक है, चलो अब देखो एग्रीकल्चर बिगिन हो गया, तो कौन कौन से एग्रीकल्चर इन्होंने ग्रो करे हैं, वन इज़ द रागी। जो रागी है ये कॉर्न वगैरह जो होती है ना आपकी, उसको बोल देते हैं रागी, रुको पेन चेंज कर देती हूँ, रागी। इसके अलावा ग्राम भी इन्होंने ग्रो करा, उसको बोल देते हैं कुलट्ठी। तमिलनाडु वाले एरिया में हमें कुलट्ठी के एविडेंसेस मिलते हैं ग्राम के। ठीक है, नियोलिथिक पीरियड। इसके बाद एनिमल की इन्होंने डोमेस्टिकेशन करी, जैसे कि आपके शीप, गोट, ये सारे। फिर आता है इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, यानी कि अब जो इनके टूल्स होंगे दे आर गोइंग टू बी पॉलिश्ड, पैक्ड, ग्राउंड स्टोन टूल्स। फिर आता है इन्वेंशन ऑफ द पॉटरी, तो हैंडमेड भी थी, व्हील मेड भी थी, क्योंकि अब व्हील का इन्वेंशन हो चुका है तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, पॉट्स बना सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी वाला है इसमें आप ऐड कर सकते हो कि जो अब टूल्स थे ना वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड थे, अब जो हैंड एक्स भी थी ना वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड थी, काफ़ी पॉलिशिंग कर रखी थी उसकी। इसके अलावा हमें नीडल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, और एरो हेड्स देखने को मिलते हैं। ऑल्दो जो बो एंड एरो था वो कब मिल गया था, मेसोलिथिक में, पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड टूल्स होंगे। जितने भी टूल्स आपने पढ़े पहले जैसे कि स्क्रैपर, बोरर्स, वो सारे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, बस एक शब्द उनके साथ ऐड कर लेना है, दैट इज़ पॉलिश्ड। काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड थे, काफ़ी ज़्यादा सुंदर उन्होंने टूल्स बनाए थे, काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट टूल्स उन्होंने बना रखे थे। पॉटरी देख लिया, पॉटरी का जो यूज़ था। अगर स्पेसिफिक बात करूँ मैं पॉटरी की भी, तो कौन सी पॉटरी प्रेजेंट थी, तो एक थी ब्लैक बर्निश्ड वेयर, यानी कि ब्लैक कलर की, ब्लैक बर्निश्ड वेयर। इसके अलावा ग्रे वेयर भी था,
फिर मैट इम्प्रेस्ड वेयर भी था, यानी कि डिज़ाइंड। अच्छा देखो, इनकी जो डिज़ाइनिंग होगी ना, वो ज़्यादातर कैसी होगी, या तो लाइन वगैरह ड्रॉ कर दी होगी या सर्कल ड्रॉ कर दिए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जिन्होंने फिशेस देखी हैं वो फिश ड्रॉ कर देंगे, तो डिज़ाइन तो वेरी करते थे, ठीक है। तो ये पॉटरी के बारे में आपको ध्यान रख लेना है। इमर्जेंस ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी, क्योंकि अब एग्रीकल्चर आ चुका है तो उनको उसी जगह पे रहना पड़ेगा, तो दैट इज़ द सेल्फ सफिशिएंट विलेज कम्युनिटी। और डिवीजन कर दी गई लेबर की ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड जेंडर, ठीक है। हाउसेज हमने देख लिया, वॉटल एंड डॉब टाइप के थे, और बास्केट्स वगैरह भी यूज़ करते थे, यूज़ ऑफ बास्केट्स। इसके अलावा स्टोरेज पिट्स इनके पास थे, यानी कि जो चीज़ें सॉइल के अंदर रह सकती हैं उसके लिए पिट बना देते थे और फिर उसमें स्टोर किया करते थे। और वैसी कोई इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिली, हमें कोई बच्चों के स्केलेटन नहीं मिले देखने को कि हाँ फीमेल का स्केलेटन है तो बोल देते थे कि हाँ इनइक्वालिटी थी और ज़्यादा प्रेफरेंस मेल्स को दी जाती थी, तो कोई इनइक्वालिटीज़ हमें नहीं देखने को मिलती, नो इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना थोड़ा सा। और इसके अलावा अब हमें जो करनी है, अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो है आपकी साइट्स। साइट्स भी एक बार देख ही लेते हैं जो नियोलिथिक रेवोल्यूशन में हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा मैं बोल सकती हूँ ना, यहाँ पे जो मैन था वो पूरा सोशियो इकोनॉमिक था, सोशियो इकोनॉमिकल, ठीक है। तो ये भी ध्यान में, अगेन वही चीज़, होलोसीन ही आएगा ये भी। और कौन सा पीरियड, क्वार्टनरी पीरियड, कौन सा इयॉन, सियोनोजोइक इयॉन, ठीक है। होलोसीन ही है, यानी कि पोस्ट आइस एज। अब टेम्परेचर काफ़ी हाई रहेगा और फ्लोरा एंड फौना पूरी ग्रो कर रही है, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए साइट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। सबसे पहले चलेंगे हम उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कोलदीवा, ठीक है। कोलदीवा में दो चीज़ें होती हैं, एक तो राइस की कल्टीवेशन देखने को मिलती है, दूसरा यहाँ पे सीक्वेंस मिलता है कल्चर का। कौन सा सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ कल्चर। एक सीक्वेंस मिला कि यहाँ पे नियोलिथिक के एविडेंसेस भी थे, बाद में चाल्कोलिथिक के एविडेंसेस भी मिलेंगे, और तीसरी चीज़ यहाँ पे आयरन एज यानी कि वैदिक पीरियड के एविडेंसेस भी देखने को मिलेंगे। इसलिए जो कोलदीवा है यूपी की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट। इसके बाद चलेंगे बिहार। बिहार में एक जगह आती है चिरंद। चिरंद में हमें हॉर्न मिलते हैं डियर्स के, हिरण के हॉर्न मिलते हैं, सींग, ठीक है। तो चिरंद इन बिहार, नियोलिथिक एज के ही एविडेंसेस हैं ये सारे। इसके अलावा असम में भी मिलते हैं, मेघालय में भी मिलते हैं, जो आपका गारो हिल्स वाला एरिया है वहाँ पे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तेलंगाना में ध्यान रखना एक जगह है उतनूर। उतनूर में हमें ऐश माउंट मिले हैं, ऐश माउंट, टिल्ले मिले हुए हैं मिट्टी के बड़े बड़े, ऐश माउंट। इसके बाद तमिलनाडु, मैंने आपको बोला था यहाँ पे हमें किस चीज़ का एविडेंस मिला था, कुलट्ठी। कुलट्ठी क्या थी, ग्रीन ग्राम। तो ये ग्रीन ग्राम जिसको कुलट्ठी भी कहते हैं, ये कहाँ पे मिलता है, एक जगह है तमिलनाडु के अंदर, पय्यम पल्लह। पय्यम पल्लह, ये कहाँ पे मिलता है, तमिलनाडु के अंदर। फिर चलते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई, वो क्या क्या थी, एक जगह मिलती है मेहरगढ़ और दूसरी मिलती है किलीगुल मोहम्मद। पहली तो वही है मेहरगढ़। अच्छा मेहरगढ़ की एक ख़ास चीज़ देखी आपने, मिज़ो में भी मिली, नियो में भी मिली, ठीक है। और एक और जगह है किलीगुल मोहम्मद, MOHD लिखा मैंने, पूरा लिख दूँ, मोहम्मद। मेहरगढ़ में हम देखते हैं टूथ की ना ड्रिलिंग करी हुई थी, ड्रिलिंग ऑफ टूथ, मतलब इनके यहाँ पे डेंटिस्ट्री भी चल रही थी। लेवल देखो तुम, डेंटिस्ट्री, ठीक है। किलीगुल मोहम्मद जब हम जाते हैं वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिलते हैं। क्यों मिले यहाँ पे ज़्यादा एग्रीकल्चरल एविडेंसेस, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर है इंडस, वो जाया करती थी, दैट्स वाई। फिर चलो कर्नाटका जाते हैं। कर्नाटका में हमें 3 साइट्स देखने को मिलती हैं, बुढ़ीहल, हस्की और मस्की और हलूर। बुढ़ीहल, हस्की, सॉरी मस्की और हलूर। यार इसको हस्की पता नहीं क्यों बोल देती हूँ, डॉगी, मस्की, ठीक है। बूढ़ी हल जो है यहाँ पे हमें मिलता है बुचरी फ्लोर।
तो ये कुछ साइट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और चलो कश्मीर भी जाते हैं। कश्मीर में भी हमें 2 जगह मिलती हैं, वन इज़ द बुरज़ोहम और दूसरी मिलती है गुफकराल। इसको ना मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, बुरज़ोहम में क्या क्या मिला। बुरज़ोहम में हमें देखने को मिलते हैं चॉपर टूल्स, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट टूल्स, चॉपर टूल्स, और उसके साथ साथ ह्यूमन और डॉग का बरियल मिला एक साथ, ह्यूमन डॉग बरियल। ठीक है, बुरज़ोहम में। बुरज़ोहम के बाद गुफकराल देखा हमने कश्मीर में ही। तो गुफकराल में भी हमें एग्रीकल्चर के एविडेंसेस बहुत सारे मिले हैं जो कि नियोलिथिक से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर एविडेंसेस। ठीक है, सो दीज आर द सर्टेन इंपॉर्टेंट साइट दैट बिलोंग टू द नियोलिथिक एज। चलो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो हम कश्मीर में जब गए तो कश्मीर में हमें 2 जगह देखने को मिली, वन इज़ द बुरज़ोहम और दूसरी गुफकराल। बुरज़ोहम में हम देखते हैं चॉपर मिलते हैं और दूसरी हमें मिलती है दैट इज़ द ह्यूमन डॉग बरियल। गुफकराल में हमें मिलता है एग्रीकल्चरल एविडेंसेस। यूपी में हमें देखने को मिलता है कोलदीवा, जहाँ पे हम देखते हैं राइस की कल्टीवेशन भी हो रही थी और साथ में हमें सीक्वेंस ऑफ कल्चर भी देखने को मिलता है। ठीक है, बिहार में हमें मिलता है चिरंद वाला एरिया। चिरंद में हमें डियर का एक सींग मिला था, हॉर्न मिले डियर के। उसके अलावा असम, मेघालय, यहाँ पे भी हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। तेलंगाना का एक इम्पॉर्टेंट जगह है दैट इज़ उतनूर, वहाँ पे हमें ऐश माउंट देखने को मिला। तमिलनाडु में पय्यम पल्लह, यहाँ पे हमें कुलट्ठी देखने को मिली, यानी कि ग्रीन ग्राम। फिर हम कर्नाटका गए तो यहाँ पे हमें 3 जगह मिली, वन इज़ द बूढ़ीहल, दूसरी इज़ मस्की, तीसरी इज़ हलूर। बूढ़ीहल में हम देखते हैं बुचरी फ्लोर मिलता है। पाकिस्तान जब गए तो यहाँ पे 2 जगह थी, वन इज़ द मेहरगढ़ और दूसरी जो थी वो थी किले गुल मोहम्मद। जो आपका मेहरगढ़ था, यहाँ पे हम देखते हैं कि डेंटिस्ट्री के एविडेंसेस मिले, कैसे, ड्रिलिंग ऑफ टूथ की वजह से। और दूसरा है किले गुल मोहम्मद, यहाँ पे एग्रीकल्चर के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। सो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द नियोलिथिक एज। ठीक है, ब्लैंक स्पेस छोड़ा हुआ है मैंने, आप यहाँ से याद कर सकते हो। चलो एक बार मेजोलिथिक रिवाइज कर लेते हैं। तो मेजोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन एज, और यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे एविडेंसेस विच आर रिलेटेड टू द मेजोलिथिक पीरियड। कौन कौन से, हंटर एंड हर्डर्स हुआ करते थे। पहले देखो हंटर गैदरर आए आपके सबसे पहले पेलियोलिथिक पीरियड में, फिर आपकी आती है मेजोलिथिक पीरियड जहाँ पे हमें हंटर एंड हर्डर्स देखने को मिले। आगे नियोलिथिक में हमने क्या ऑब्जर्व किया, एग्रीकल्चर अपना कर रहे हैं वो, तो यानी कि वो फूड प्रोड्यूसर्स थे। ठीक है, माइक्रोलिथ इज़ द फीचर ऑफ मेजोलिथिक, बो एंड एरो इनको बनाने आगे। मेगालिथ्स यूज़ करते थे बरियल की साइड में। फर्स्ट पेंटिंग एविडेंस देखने को मिलता है हमें सुहागी घाट विच इज़ इन द कायमूर हिल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। टेम्परेचर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना काफ़ी ज़्यादा एस्टेब्लिश होती है। ब्रशेज़ ये बनाया करते थे विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर टेल हेयर, और प्री एग्रीकल्चर टाइम है। बरियल के साथ हमें ऑर्नामेंट्स और डेली यूज आइटम्स भी देखने को मिलती हैं। उसके बाद आता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स आ जाती हैं हमारी नियोलिथिक मेजोलिथिक एज की। क्या क्या, एक तो आ गई सराई बहादुरगढ़, फिर चौपानी मांडो, कायमूर हिल, महादहा, कोलदीवा, राइस जहाँ पे बनता है। फिर आता है आपका भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश। आदमगढ़ भी कहाँ पे आ गया, मध्य प्रदेश में ही। फिर बगोर और अजमेर आपके राजस्थान में आते हैं, जो कि बगोर था आपका कोठारी रिवर के बैंक पे था। अजमेर में हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिलते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के। और सबसे बड़ी साइट कौन सी थी मेजोलिथिक में, तो लार्जेस्ट साइट वाज द बगोर। रिवाइज कर लेना। फिर नियोलिथिक साइट देखते हैं। तो नियोलिथिक में आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो, ये क्या थे, फूड प्रोड्यूसर्स, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज भी बोल सकते हो आप, एज भी बोल सकते हो। ठीक है, बिकॉज दे वर द फूड प्रोड्यूसर। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द नियोलिथिक साइड। तो इसीलिए वी गॉर्डन चिल्डे जो हैं वो बोलते हैं कि ये जो पीरियड है दैट वाज द नियोलिथिक रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन ही हो गया, क्रांति आ गई यहाँ पे, क्योंकि एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है, एनिमल की डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाती है, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इनोवेट हो जाती है, पॉटरी का इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, सेल्फ सफाइस विलेज बन जाते हैं, डिवीजन हो जाती है लेबर की ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड जेंडर। एग्रीकल्चर में देखें तो एग्रीकल्चर जब आएगा तो फील्ड बनेंगे, फील्ड बनेंगे तो लाइफ सेटल हो जाएगी, फिर कम्युनिटीज़ बनेंगी, फिर विलेज बनेगा और फिर ट्राइबल। व्हील का इन्वेंशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन और पॉट्स में यूज़ होंगे।
हाउसेज जो थे वो वॉटल एंड डॉक टाइप थे, यानी कि रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर शेप के। यूज़ होगा बास्केट का, स्टोरेज पिट्स का, फॉर द स्टोरिंग पर्पज़। फिर ये चीज़ जो है वो कॉमन ही रहेगी। अगर तो अलग अलग पूछा गया मेंस में तो फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हो, पर अगर स्टोन एज पूछी हुई है पूरी तो स्टार्टिंग में बता दो एक बार कि हाँ होलोसीन और प्लिस्टोसीन आते हैं। प्लिस्टोसीन में सिर्फ आपका क्या है, दैट इज़ प्लिस्टोसीन में आपका सिर्फ पेलियोलिथिक है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने साइट्स देखी, वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स हमें पाकिस्तान में देखने को मिलती है। पाकिस्तान में दो हैं, मेहरगढ़ और किलीगुल मोहम्मद। जो मेहरगढ़ है यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस मिलता है डेंटिस्ट्री का, और एग्रीकल्चर एविडेंस मिलता है किलीगुल मोहम्मद में। फिर हम देखते हैं एक और जगह है, दैट इज़ द बुडीहल, मस्की, हलूर, ये मिलते हैं आपको कर्नाटका के अंदर। और फिर बुरज़ोहम, गुफकराल, ये हमें कश्मीर में मिलते हैं। बुरज़ोहम में हमें चॉपर के एविडेंसेस मिले और ह्यूमन और डॉग का बरियल मिला। गुफकराल में भी एग्रीकल्चरल एविडेंसेस। उत्तर प्रदेश में कोलदीवा, राइस कल्टीवेशन और सीक्वेंस ऑफ कल्चर देखने को मिलता है, नियोलिथिक, चालकोलिथिक और आयरन। फिर आता है चिरंद विच इज़ इन बिहार, हॉर्न ऑफ डियर यहाँ पे देखने को मिलता है। उतनूर आता है जहाँ पे ऐश माउंट देखने को मिलता है। कुलट्ठी, ग्रीन ग्राम, पय्यमपल्लव विच इज़ इन तमिलनाडु, यहाँ पे देखने को मिलता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स विच आर रिलेटेड टू द नियोलिथिक पीरियड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना, हमने देखा क्या, एक चेन देख रहे हैं हम बार बार, वही ड्रॉ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। अब सबसे पहले आया सीनोजोइक, सीनोजोइक के अंडर आएगा क्वाटरनरी पीरियड। फिर इसमें दो हमें पीरियड याद रखने हैं, सॉरी इपॉक याद रखने हैं। बंद क्यों हुई है, अभी मैं लिख रही थी। चल भाई, चलो जो भी था मैं यही बता रही थी आपको, यहीं पे लिख देती हूँ अब कि चलो ठीक है, ये चल नहीं रहा, पता नहीं इसको क्या दिक्कत आ गई। चलो ठीक है, तो यहाँ पे सीनोजोइक ईऑन आया, क्वाटरनरी पीरियड आया, जिसमें हम देखेंगे प्लेस्टोसीन और होलोसीन। प्लेस्टोसीन में आप दिखा सकते हो कि पेलियोलिथिक आएगा, और जो आपका होलोसीन है वहाँ पे आपका आ जाता है दैट इज़ मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। सो दिस इज़ इट अबाउट योर स्टोन एज, पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अलावा हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जब हम देखेंगे तो उसको अगेन हम डिटेल में करेंगे। चालकोलिथिक हम इंडस वैली के बाद में करेंगे, क्यों, क्योंकि उसको माना जाता है कि ये आपका इंडस वैली से पहले आया है या बाद में आया है, ये हमेशा कंट्रोवर्शियल रहता है। तो उसको हम डिफरेंस की फॉर्म में देखेंगे कि क्या ऐसे फीचर हैं जो आईवीसी से रिजेंबल करते हैं, और क्या ऐसे फीचर हैं जो पहले या बाद के फीचर्स हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।